हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है Why British left India? क्विट इंडिया Quit India मूवमेंट, movement. महात्मा गांधी। ओके, खैर वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ध्रुव राठी भैया की वीडियो है और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर इसी इसके तरीके से अलावा हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी है उसको और अगर भी कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो वहाँ पे आप आप लोग हमें suggest वहां कर पर सकते सजेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, 8 अगस्त साल 1942 मुंबई के ग्वाली का टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं। मूवमेंट, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सरकार के खिलाफ। हजारों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को अब आजाद समझे। हम आपसे अब इस इंपीरियलिज्म के जूते के नीचे दबकर नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरी तरीके से आजादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। अब या तो हम इंडिया को आजाद देखेंगे या फिर इस कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले से ही ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट काम कर रही थी एक 3 स्टेज प्लान पर इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। स्टेज 1, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए। पूरे मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल बनाया जाए कि कोई भी अखबार इसकी खबर ही ना छाप पाए। स्टेज 2, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के दफ्तरों पर रेड मारकर उनके फंड्स सीज कर लेना और कांग्रेस के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3, मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना, कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना और इस तरीके से मूवमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अगला दिन 9 अगस्त, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सारे टॉप लीडर्स कांग्रेस के, इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक ये लीडर्स जेल से बाहर नहीं आने थे। फिर सवाल ये कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज के वीडियो में आप इंस्पिरेशन की एक जबरदस्त दास्तां सुनेंगे। इतनी सख्ती और मुश्किलों के बीच आखिर कैसे इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है और कौन वो देश में रहने वाले गद्दार थे जो ब्रिटिश की साइड लेते हैं इस मूवमेंट के दौरान। आइए समझते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को गहराई से आज के इस वीडियो में। ओके, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो, मतलब एक पूरी हिस्ट्री पे है। इस मूवमेंट के शुरू होने से एग्जैक्टली 2 साल पहले की बात है। 8 अगस्त साल 1940 ब्रिटिश राज ने वाइसरॉय लिनलिथ गो के द्वारा एक ऑफर पेश किया था इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को। इसे नाम दिया जाता है अगस्त ऑफर। इसमें इन्होंने कहा कि हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ब्रिटिश इंडिया सरकार में। असल में बात क्या थी कि ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 बड़े जोर शोर से चल रही थी यूरोप में। जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर एक के बाद एक देश को सक्सेसफुली इन्वेड किए जा रहा था और ब्रिटेन इकलौता देश खड़ा था उसके खिलाफ। यूके में मौजूद ब्रिटिश सरकार बड़ी मुसीबत में थी और बड़ी डेस्परेट थी, जहां से मदद मिल सके वहां से ली जाए। हालांकि इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन ब्रिटिश चाहती थी कि इंडियंस की तरफ से और ज्यादा कोऑपरेशन हो। इसलिए उन्होंने सोचा इंडियंस को मनाने के लिए हम एक ऑफर देते हैं। इस समय तक कांग्रेस ने ठान ली थी कि वो छोटे मोटे ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो पूरी तरीके से आजादी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहती है इंडिया कोऑपरेट करे उनके साथ इस वॉर में, तो इंडिया को पूरी तरीके से आजादी देनी होगी। तो ये अगस्त ऑफर फेल रहता है। इसके बाद मार्च 1942 में ब्रिटेन के द्वारा एक और डेलीगेशन भेजी जाती है। इसे नाम दिया जाता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस वक्त के लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन का मकसद था इंडिया को आजादी देना वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, लेकिन क्रिप्स मिशन में जो ऑफर दिया जाता है ब्रिटिश की तरफ से वो फुल फ्रीडम का नहीं होता, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का होता है। क्रिप्स के ऑफर में इंडिया एक ऑटोनोमस रीजन बन जाएगा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर। ये थोड़ा बेटर ऑफर था पिछले वाले से, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपना मकसद साफ बताया, पूरी तरीके से आजादी।
अब तक कांग्रेस के लीडर्स इन ऑफर्स और नेगोशिएशन से तंग आ चुके थे। कुछ महीने बाद 14 जुलाई 1942 की वार्धा कमेटी में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का रेजोल्यूशन बनाया जाता है। उस वक्त के कई प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने बहुत दिलचस्पी दिखाई इस इनिशिएटिव में। वार्धा मीटिंग के 9 दिन बाद 23 जुलाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड एमरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉलोनीज विस्काउंट क्रैनबॉर्न को एक चिट्ठी लिखते हैं। ये बताते हैं कि जो रेजोल्यूशन इस वार्धा मीटिंग में लिया गया है वो 7 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा और इसके बाद एक मास मूवमेंट शुरू होगी जो ब्रिटिश एम्पायर की सियासत के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज होगा। हमें कड़ी से कड़ी मेजर्स लेनी चाहिए। यहाँ पर इस चिट्ठी में लिखा होता है, इफ नेसेसरी वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट देयरफॉर द प्रोबेबल अरेस्ट ऑफ गांधी एंड द मेंबर्स ऑफ वर्किंग कमेटी। ये भी मेंशन किया जाता है कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स को अफ्रीका डिपोर्ट कर दिया जाए ताकि ये मूवमेंट शुरू ही ना हो पाए। इसके अगले दिन ब्रिटिश राज की होम डिपार्टमेंट एमरी के साथ एक 3 स्टेज प्लान शेयर करती है इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। वही प्लान जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था। यही कारण कि जब ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की जाती है, ब्रिटिश इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक स्पीच के बाद 9 अगस्त को सुबह के करीब 5 बजे गांधी जी और बाकी और टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा, दोबारा अरेस्ट करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खान पैलेस में ले जाया जाता है। इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रीजन था ब्रिटिश का। वाइसरॉय लिनलिथगो ने एमरी को लिखते हुए कहा था कि हमें इन महात्मा को एक ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां नाम में जेल ना हो। अगर हमने ये दिखा दिया कि हम गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं तो हो सकता है लोगों में गुस्सा आ जाए। दिखाएंगे कि हम तो उन्हें पैलेस में कैद इमरान खान के साथ करके, we may be quite certain that we shall have some uphill propaganda battles to fight। इन सभी अरेस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस के जितने भी ऑफिस थे देश में उन सब पर सील लगा दी जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। उस वक्त की 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसकी बात मैं वीडियो में डिटेल में आगे करता हूं, लेकिन इससे पहले मीडिया का हाल देखते हैं। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी उसका एक भी शब्द अलाउड नहीं था मीडिया को प्रिंट करना अखबारों में। तो ना ही किसी अखबार में महात्मा गांधी की स्पीच। तुम ये देखो, ये कंट्रोल्ड मीडिया वाला काम उस टाइम से होता आ रहा है ब्रिटिश के द्वारा। छपी, ना ही कहीं ये छापा गया कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्शन लिया है। आखिर गांधी जी के मैसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यहाँ पर हमारी कहानी बहुत होती मुश्किल है काम दोस्तों। होता है। 22 साल की एक्टिविस्ट उषा मेहता की अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये एक ट्रांसमीटर ढूंढ कर लाती हैं और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती है। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत। This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India। 14 अगस्त वो दिन था जब इस अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई और जो शब्द आपने अभी सुने वो खुद उषा मेहता के थे। इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया और ब्रिटिश राज के प्रोपेगेंडा को टक्कर देने लगे ऐसे अंडरग्राउंड मीडिया चैनल्स। अपनी लोकेशन हिडन रखने के लिए उषा मेहता संदेशों में कहती थी कि दिस इज कांग्रेस रेडियो फ्रॉम समवेयर इन इंडिया, लेकिन एक्चुअली में वो बॉम्बे से ही ऑपरेट कर रही थी। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का सोर्स ढूंढने में करीब 3 महीने का समय लगा, लेकिन तब तक बहुत से लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो को एंटी इंडिया रेडियो बुलाया जाने लगा जब कांग्रेस रेडियो को जाम करने की कोशिश करी जाने लगी। फाइनली जाकर 12 नवंबर साल 1942 में ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को अरेस्ट कर लेती है। उनकी सारी इक्विपमेंट सीज कर ली जाती है और 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से इंटरोगेट करने के बावजूद ब्रिटिश के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलती। आगे चलकर साल 1969 में जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया का पूरी तरीके से मुंह बंद कर दिया जाए तो एक ट्रांसमीटर जरूर मदद करता है देश के कोने कोने तक इनकलाब का संदेश पहुंचाने में। ये बात तो राइट है। शुरू हुई उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में रह रहे थे और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने की अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने की खबर नेताजी तक पहुंची, उन्होंने अपने दोस्त ACN नंबियार को कहा कि अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। हालांकि नेताजी और गांधी जी के तरीकों में काफी अंतर रहा था, लेकिन अब नेताजी पूरी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट के फेवर में थे। उन्होंने इस मूवमेंट को इंडियाज नॉन वायलेंट सुभाष चंद्र बोस इनकी भी बहुत बड़ी खिदमत है। लोगों को जागरूक करने का संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे उभर कर आए जो तैयार थे ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने के लिए। महात्मा गांधी के कुछ चंद शब्दों ने इस हद तक लोगों को इंस्पायर किया कि आप सोच भी नहीं सकते।
मतनगिरी हजरा बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाली एक 72 साल की औरत थी। इन्हें बंगाली में गांधी बुरी कहा जाता है, जिसका मतलब है बूढ़ी गांधी। 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में ये 6000 लोगों की रैली लीड कर रही थी। इनका प्लान था सब लोगों के साथ मिलकर वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराया जाए और उस पुलिस स्टेशन को कब्जे में कर लिया जाए। जितनी उनकी उम्र थी उससे ज्यादा उनमें साहस था। पुलिस की धमकियों के बावजूद भी वो रुकी नहीं। इस रैली को सामने से लीड कर रही थी वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कि तभी आगे से उन पर 3 गोलियां चला दी जाती है। गोलियां लगते हुए भी उनके मुंह से वंदे मातरम निकले जा रहा था और वो नीचे गिर जाती है अपने हाथ में तिरंगा लिए। आजादी के 30 साल बाद 1977 में हजरा वो पहली महिला क्रांतिकारी बनी जिनका स्टैचू कोलकाता मैदान में खड़ा करा गया। हजरा जैसे ही हजारों लोगों पर ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश में हजारों लोगों पर ओपन फायर किया। राम मनोहर लोहिया ने उस वक्त के वाइसरॉय लिनलिथगो को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया 50,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को मारा गया इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इसके अलावा 1 लाख से भी ज्यादा अरेस्ट देखने को मिले लोगों के। यहाँ कई नाम हैं जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे कि सुचेता कृपलानी जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश की चौथी चीफ मिनिस्टर बनती हैं। इन्होंने अपनी खुद की अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई। कुछ लीडर्स अरेस्ट के लिए तैयार थे और उन्होंने अपने पहले से ऑल्टरनेट प्लान बना रखे थे। जैसे कि 9 अगस्त को जब अरेस्ट किया गया यूसुफ मेहर अली का, तो उन्होंने पहले से ही अपने साथियों को बता रखा था कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप लोगों पर है। इनमें से एक थी अरुणा आसफ अली जिन्होंने 9 अगस्त को पहली डेमोन्स्ट्रेशन लीड करी क्विट इंडिया मूवमेंट की ग्वालियर टैंक मैदान में। इन्हें आगे चलकर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया। ये दिल्ली की पहली मेयर भी बनी और 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। मूवमेंट के दौरान अरुणा आसफ अली अरेस्ट से बची रही अंडरग्राउंड होकर। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्हें जेल में डाला गया लेकिन वो जेल से भाग निकले और अपना काम कंटिन्यू रखा, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जिन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया जेल से भागने का। दिवाली की रात 8 नवंबर 1942 जब ज्यादातर गार्ड्स फिल्मों की तरह हुआ ना, तो इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक जेल ब्रेक किया। 7 कैदियों के साथ ये जेल से भाग निकले नेपाल की ओर, जहां जाकर इन्होंने आजाद दास्ता की शुरुआत करी। कई और ऐसी कहानियां हैं पूरे देश भर से जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी शिद्दत से भाग ले रहे थे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का चंदा इकट्ठा करने से लेकर गांव में बसने वाले लोगों का रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देना, सब कुछ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार के पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेस और बाकी और जो सरकारी अथॉरिटी के सिंबल्स थे उन पर हमला किया गया। कॉलेजेस में बच्चे स्ट्राइक पर चले गए, मार्चेस निकाली गई। बॉम्बे, जमशेदपुर, अहमदाबाद में हफ्तों तक फैक्ट्री वर्कर्स काम पर नहीं आए। ये भी एक चीज नोट करने वाली है, हर किसी को रैलियां निकालने की जरूरत नहीं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अपना काम बंद कर देना, ऑर्गेनाइज्ड ये एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होता है में पार्टिसिपेट करने का। कुछ जगहों पर वायलेंस भी देखने को मिला, ब्रिजेस उड़ाए गए, टेलीग्राफ वायर्स काटी गई, रेलवे लाइंस को ब्लॉक किया गया। यूपी बिहार में उस वक्त थाना जलाओ, स्टेशन फूंक दो जैसे नारे लगे। 31 अगस्त को वाइसरॉय लिनलिथगो एक चिट्ठी में विंस्टन चर्चिल को लिखकर कहते हैं, I am engaged here in meeting by far the most serious rebellion since that of 1857. मैं जिस रेवोल्यूशन से यहाँ पर डील कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी है कि आखिरी बार हमने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन 1857 में देखी थी। ब्रिटिश सरकार की सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पर फेल थी। सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने के बावजूद भी ये मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी क्योंकि आम जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को जेल में डालोगे, और अब तो वायलेंस भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर यह चीज भी जाननी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि महात्मा गांधी की क्या सोच थी इस वायलेंस को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वायलेंस देखने को मिला तो उन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया। 1934 में फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जब वायलेंस होना शुरू हुआ तो फिर से गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया। लेकिन अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब फिर से वायलेंस की घटनाएं देखने को मिल रही थी, गांधी जी अब तक थक चुके थे। 7 जून 1942 को उन्होंने अपनी वीकली मैगजीन हरिजन में लिखा था, I waited and waited. मैं इंतजार करता रहा कि देश के लोगों में नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ आएगी इन फॉरेन लोगों को बाहर फेंकने की। अब मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सभी प्रिकॉशंस के बाद अगर अभी भी कुछ जगहों पर वायलेंस देखने को मिलता है तो इट कैनॉट बी हेल्प्ड।
गांधी जी का अप्रोच इस बारी प्रैग्मेटिक था इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को देख। हाँ, तंग आ उन्होंने इस जाता है वायलेंस का बंदा। सारा ब्लेम ब्रिटिश हुकूमत पर डाला। यहाँ अगर आप महात्मा गांधी जी की विचारधारा को गहराई से समझना चाहते हो, कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि बात समझ में आती है कि हर किसी में इतना साहस नहीं होता कि सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन कुछ Right. ऐसे लोग थे जो ऐसे। ब्रिटिश की इतनी बूट लिकिंग कर रहे थे कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म करने में चाटना। ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। वो दो बड़ी बताया। ऑर्गेनाइजेशंस थी उस वक्त, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है, जिसके चलते इन्होंने डिमांड उठाई कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बनाया जाए। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। उस वक्त Okay. मुस्लिम लीग के एक नेता थे फजलुल हक, जो बंगाल प्रोविंस के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये जो सरकार थी इनकी बंगाल में, ये बनी थी हिंदू महासभा के साथ अलायंस में, और इस मुस्लिम लीग की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 26 जुलाई 1942 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को। एनीबडी हु ड्यूरिंग द वॉर प्लान्स टू स्टर अप मास फीलिंग रिजल्टिंग इन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इनसिक्योरिटी मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। आगे ये लिखते हैं कि सवाल ये कि कैसे कॉम्बैट किया जाए क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में। ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से करी जानी चाहिए कि कांग्रेस के सारे एफर्ट्स फेल रहे और ये मूवमेंट बंगाल के प्रोविंस में शुरू ना हो पाए। ये लिटरली आइडियाज डिस्कस कर रहे थे ब्रिटिश की सरकार के साथ कि कैसे इस मूवमेंट को दबाया जा सके। कानपुर में हिंदू महासभा के 24th सेशन के दौरान इनके पार्टी लीडर विनायक दामोदर सावरकर एक और स्ट्रैटेजी बताते हैं। हिंदू महासभा रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। हम ना सिर्फ अनकंडीशनल कोऑपरेशन देते हैं ब्रिटिश सरकार को, बल्कि हम एक्टिव और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए भी तैयार हैं। उस वक्त हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आरएसएस का भी जो बर्ताव था वो सेम था क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रति। इसलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके स्टांस को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। संघ ने अपने आप को बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से खुद को कानून के दायरे में रखा है और अगस्त 1942 में जो डिस्टर्बेंसेस हुई उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ महीनों बाद, वहीं दूसरी तरफ सावरकर कॉलोनियल सरकार में लाखों इंडियंस को रिक्रूट करने में मदद कर रहा था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज में। ये वही इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में दाखिल होकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ते हैं। उस वक्त एक बंदा था नारायण आप्टे नाम से, जो कि ब्रिटिश फौज में शामिल होता है और बाद में चलकर ब्रिटिश रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए रिक्रूटर भी बनता है। इसे आगे चलकर दोषी पाया गया कि महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन में इसका हाथ अच्छा, रहा। इसका साथ ही में ही नथुराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी ब्रिटिश की तरफ से जंग लड़ रहा था। सावरकर ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ और चीजें जिसने कही। गांधी को इस मारा। तरीके का गुंडाइज्म ये कोई सिंपैथी नहीं डिजर्व करता। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था उन फ्रीडम फाइटर्स को जो एक्चुअली में उस वक्त संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, और इसलिए ये सुनकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चुप नहीं रहे। 14 अगस्त 1942 को बर्लिन में रेडियो के जरिए वो एक संदेश भेजते हैं। मैं सावरकर, जिन्ना और बाकी सारे उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ब्रिटिश के सामने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कल एक दिन आएगा जब कोई ब्रिटिश एम्पायर नहीं बचेगा। हिंदू महासभा के खुद के एक सीनियर लीडर एनसी चैटर्जी लिखते हैं, ये बड़ा अम्यूजिंग है देखना कि कैसे मिस्टर जिन्ना चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस की इस मूवमेंट का हिस्सा ना बने, और दूसरी तरफ मिस्टर सावरकर हिंदुओं के लिए भी यही चाहते हैं। इस सब ऑपोजिशन के बावजूद भी दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट एक सक्सेसफुल मूवमेंट रही। इंडिया की आजादी की बात दुनिया भर में चलने लगी। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी प्रेशर बनाते हैं यूके की सरकार पर कि इंडिया की कुछ डिमांड्स फुलफिल करी जाए। ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा मांग उठने लगी थी कि अब इंडिया को आजादी दे दी जाए। जून 1945 ब्रिटिश लेबर पार्टी अपना नया मैनिफेस्टो रिलीज करती है, लेट अस फेस द फ्यूचर। ये ब्रिटिश की जनता से प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम इंडिया जैसी कॉलोनीज को पूरी तरीके से आजादी दे देंगे। अगले महीने 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ जाती है। नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, और ये ओपनली डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस देने का समय आ गया है। जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता पलटती है, इंडिया में अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है, और इसके 2 साल बाद जो संघर्ष हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने सालों पहले शुरू किया था वो कामयाब होता है। इंडिया को पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। नाइस यार, खैर ये तो सारी की सारी एक स्टोरी थी वहां से जहां से ये काम स्टार्ट हुआ है। मतलब बिल्कुल एक स्टार्ट से सारी की सारी चीज बताइए किस तरीके से ये लोग निकले हैं।
मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये तो पूरी हिस्ट्री इन्होंने बताई है ना, पूरी बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री कि यार कहाँ से क्या हुआ, किस किस बंदे ने कैसे मूवमेंट स्टार्ट की और कैसे कैसे मूवमेंट को दबाने की पहले भी कोशिश की जाती थी, जिस तरीके से आज भी हम आज लोग भी कहीं ना कहीं हाँ ऐसे ही होता है। अगर कोई मूवमेंट चल रही है जो राइट पे हो तो उसको दबाने के लिए दबानिया उसको मतलब कर दिया खत्म जाता है। कर दिया जाता है या मार मतलब किसी न किसी से दबाने की कोशिश दबाने की की जाती है कोशिश की या जाती उनसे है। ऐसा बुलवाने की कोशिश की हाँ। जाती है कि नहीं हम लोग तो इसके अगेंस्ट हैं, ये जो कुछ भी चल रहा है। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत जिस मेहनत वजह की से और आज ये बहुत- दो कंट्रीज अलग हुए हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ये सारी की सारी मेहनत उस टाइम पे मेहनत उस इंडिया टाइम के पे ही इंडिया- लोगों की थी कि उन लोगों को मतलब असल लड़ाई तो इसीलिए उन्होंने लड़ी है ना। आज वो हाँ पीक पे है सक्सेस भी माशाल्लाह है, से, सक्सेसफुल सक्सेस भी है। है, बट क्योंकि उनके पास लीडर्स ऐसे थे। हमारे पास भी जिन्ना ने तो यही किया ना, कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं किया और एक अलग कंट्री की मांग रखी। उन्होंने भी तब अलग किया जब इंडिया ने अपनी तरफ से जोर लगाया, मतलब इंडिया आजाद हुआ तो उन्होंने हमें अलग से फिर जमीन दी। उससे पहले तक तो हमारा भी नामो निशान नहीं था। जाहिर सी बात है इंडियंस ही लड़े उस टाइम पे, ये भी सारा एक इंडिया ही होता था। हम जाहिर इंडिया ही सी थे सारे ये तो पूरा का पूरा हाँ। बल्कि बांग्लादेश और इस तरफ से अफगानिस्तान के पास तक का एरिया ही सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी शायद इस तरीके से कुछ कहते थे। बहरहाल वीडियो मजे की थी और इंटरेस्टिंग थी, हाँ इंटरेस्टिंग informative स्टोरी है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक पहले भी स्टोरी सुन चुका था तो मुझे उससे मिलती जुलती स्टोरी लगी थी। खैर आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और मैं मिलता हूँ अपने प्यारे प्यारे भाइयों से एक बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। एंड अल्लाह हाफिज।